तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में। देखिए वैसे तो स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट रहता है रेगुलर हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। सो आज भी कुछ नई बढ़िया और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहूंगा जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट टाइम से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। तो बोली बढ़ने के कारण PFC ने वित्त वर्ष 2026 में तीसरी बार नियोजित बॉन्ड जारी करने की योजना वापस। तो ये बार बार होता लगातार नजर आ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर किसी कंपनी को एक बड़ा फंड मिल जाता है तो वो एक अच्छी बात ही रहती है, यानी कि उस फंड को फिर कंपनी यूज कर पाती है अपने जो भी प्लान्स रहते हैं, कंपनी के एम्स रहते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए सूत्रों के अनुसार जो सरकारी स्वाधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मंगलवार को 6,000 करोड़ रुपए के निर्धारित बॉन्ड जारी करने की योजना रद्द कर दी, क्योंकि नीलामी में जो निवेशकों की बोलियां थी जारीकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए जाने वाले यील्ड से अधिक। और पिछले 2 महीने में यह तीसरी बार हुआ है जब PFC ने अपनी निर्धारित बॉन्ड जारी करने की योजना को रद्द कर दिया। इससे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण 25 नवंबर और 10 दिसंबर को 3,000 करोड़ रुपए के 3 साल के बॉन्ड जारी करने और 3500 करोड़ रुपए के 15 साल के बॉन्ड जारी करने की योजना वापस ले ली थी। जानकारों का कहना है कि बोलियों में उम्मीदों के अनुरूप नरमी नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जो यहाँ पर हाल ही में 25 पॉइंट BPS कर कटौती देखने के लिए मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार दबाव को रेखांकित कर रहा है। घटनाक्रम के एक सूत्र ने भी बताया कि PFC को अपेक्षित स्तर नहीं मिले, क्योंकि अपने 2 साल के पेपर के लिए जो उसका 6.90% से नीचे का कट ऑफ चाह रहा, जो ब्याज है वो जो अमाउंट है उसकी उस पर 6.90% के नीचे कट ऑफ मिल जाए। लेकिन दिसंबर में हुई MPC की बैठक के बाद यील्ड में 15-16 BPS की वृद्धि हुई है, जहां सदस्य समिति ने रेपो दर में 25 BPS की कमी भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यही यील्ड लगभग 6 BPS की वृद्धि हुई। और 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड के यील्ड फिलहाल 6.66% पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 5 दिसंबर को यह 6.49%। सो RBI ने ब्याज दर में 25 BPS की कटौती भी की। लेकिन अगर समझें तो बैंक ऑफ इंडिया ने 7.23% की दर पर 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए। और PFC की तुलना में BOI ने, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया को PFC की तुलना में बेहतर दरें मिली, क्योंकि वह 10 साल का पेपर जारी कर रहा था और PFC द्वारा जारी किए जाने वाले दोनों पेपर कम अवधि के थे, जिनमें फिलहाल निवेशकों की रुचि नहीं है। चलिए ये तो खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन आगे का पॉइंट समझे तो वो क्या है। आगे का पॉइंट फिलहाल है कि हाल ही में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए मिला। यहाँ पर कंपनी की रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर की ही रही और फिर 3.65 का डिविडेंड देखने के लिए मिला। के अलावा समझें तो ये कंपनी का दूसरा डिविडेंड हुआ 2000 जो 2 क्वार्टर्स के 2025-26 के बीच में देखने के लिए मिला है। उसके बाद ट्रेंड लाइन आंकड़ों के अनुसार समझें तो कंपनी ने सितंबर 2007 से अब तक 45 डिविडेंड वितरित किए हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की PSU में PFC की डिविडेंड उपज भी सबसे अधिक, यानी कि 4.53 भी रही। अगर हम यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज की बात करें तो उन्होंने PFC पर बाइंग की सिफारिश की। उन विश्लेषकों ने कहा कि 26 की दूसरी तिमाही 44.6 बिलियन रुपए को PET दर्ज, जो सालाना आधार पर 2% और क्वार्टरली आधार पर स्थिर रहा। देखिए हो सकता है कुछ 1-2 लाइनें बोरिंग भी हों तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पर अपना विचार रखा है, अपनी जो रिपोर्ट शोध यहाँ पर दी है। इसके अलावा समझे तो ऋण पुस्तिका में तिमाही आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2%, ईयर ऑन ईयर 3% की वृद्धि देखने के लिए मिली। वित्त वर्ष 26 में ऋण पुस्तिका में भी 10 से 11% की वृद्धि का जो अनुमान था वो बरकरार मिला। सहायक कंपनी के विपरीत कालेश्वरम परियोजना से भी कई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ कोई भी, और कुल एक्सपोजर 260 बिलियन रुपए लगभग ऋणों का 4.55% देखने के लिए मिला। ऐसे तो विश्लेषकों ने यह भी बताया है कि कुल निवेश में जो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वो 24% है, जो पिछले वर्ष या 20% थी। निजी क्षेत्र के निवेश की 3 साल की CAGR लगभग 31% है, जबकि कुल निवेश की CAGR लगभग 14% है। और इसीलिए निजी क्षेत्र के निवेश में तेज वृद्धि और नई परियोजनाओं का वित्त पोषण मानदंडों को देखते हुए इन्हों को आगे उम्मीद है कि 2026-27 के लिए 16 से 18% का रिटर्न, यानी कि ROE दर्ज होती नजर आ सकती है। और तो और इन्होंने यहाँ पर 480 रुपए के टारगेट दिए हैं बाइंग की रेटिंग के साथ, जो कि पहले 510 थे। बाकी देखिए एक छोटा सा पॉइंट समझें तो भारत के वैश्विक स्तर पर जो PFC की अहम भूमिका है
किसी भी देश के विकास का आकलन उसकी ऊर्जा खपत के आधार पर किया जाता है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिजली से वंचित है। ऐसे में आने वाले वर्षों में पीएफसी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा। चलिए वो तो खैर बाद की बात है, बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन कंपनी उस राह पर जरूर चल रही है जिससे ये चीज पॉसिबल बन सके। फिलहाल शेर खान ने भी रिकमेंडेशन बाइंग के साथ टारगेट दिए हैं 532 तक के। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बात की गई है, यानी कि 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए 5 स्टॉक चुने थे, जिसमें से पीएफसी भी एक। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर मोतीलाल ओसवाल ने भी 485 तक के टारगेट दिए हैं अपनी एक रिपोर्ट के साथ। एमके ग्लोबल की बात कर लें, ये वैसे अपडेट, ये न्यूज़ पुरानी है पर 2025 की ही, लेकिन इन्होंने भी एक टाइम पर पीएफसी को जोड़ा है, पीएफसी को अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ा है। ये यहाँ पर इन्होंने उस समय लगभग 600 से 600 तक के टारगेट यहाँ पर दिए थे पीएफसी के लिए भी। टेक्निकल वाइज समझे तो आरएसआई में प्राइस अटेंड नहीं है। डेट एंड मूवमेंट स्कोर 35 से करीब आता नजर आ रहा है। एमएसीडी सिग्नल ऑल्सो रेड है, यानी कि टेक्निकल वाइज अभी भी स्टॉक में हम नहीं कह सकते कि बायर स्टॉक में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो नेचुरल, कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेचुरल ही बना हुआ है। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो देखिए कंपनी का बिजनेस और गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पर बिजनेस में पावर फाइनेंस का जो यहाँ पर एक्चुअल में बिजनेस है क्या सिस्टम चलते नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत के विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में कई आगामी परियोजनाएं, यह संस्था मुख्य रूप से वित्त पोषण और सरकारी योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करके शामिल है। इसके जो प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, कॉर्पोरेशन अवसंरचना पुनर्गठन वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस के तहत वितरित प्रणाली में भी सुधार शामिल है। सो पीएफसी की जो परियोजनाएं में भागीदारी जो मुख्य रूप से भौतिक निर्माण के जो वित्त पोषण और भूमिकाएं जो परिभाषित होती हैं, अगर एग्जैक्टली उनको समझे तो वो क्या है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर कंपनी ने पहले कोलैब किए हुए हैं, कुछ अपकमिंग हैं, कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं फिलहाल। जैसे कि पीएफसी देखिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करने की योजना बना रही है। अगर हम 2023 में विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं उसके लिए कंपनी ने 20 कंपनियों के साथ 28.4 बिलियन यानी कि 2.37 लाख करोड़ मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि नियोजित निवेश में अपतटीय पवन ऊर्जा, पंप युक्त जल भंडारण, सौर मॉड्यूल, सेल निर्माण, हरित हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण परियोजनाएं। ज्यादा बात की जाए तो एक तो गवर्नमेंट हरित हाइड्रोजन पर भी बड़ा फोकस कर रही है, सौर मॉड्यूल पर तो खैर फोकस है ही, और जल भंडारण भी काफी चलता नजर आ रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी तो खास करके आपको पता ही है। और कहीं ना कहीं बैटरी भंडारण का भी बड़ा आज देश में योगदान है, बड़ा ही काम बैटरी के जरिए जो चलता नजर आ रहा है। फिर अगर एक चीज को समझने की कोशिश करें तो पुनर्संरचित वितरण क्षेत्र योजना यानी कि पीएफसी भारत सरकार की आरडीएसएम को लागू करने के लिए एक प्रमुख भागीदार है। यह योजना बिजली वितरण जो कंपनियां हैं जो प्रचालन और दक्षता वित्तीय सुधार लाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई हैं। पीएफसी ने हाल ही में जर्मनी के KfW बैंक के साथ इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ यहाँ पर कोलैब होते नजर आए, कुछ पहले के कोलैब चलते नजर आ रहे हैं, कुछ कोलैब यहाँ पर आगे अपकमिंग होते नजर आ सकते हैं। सो ऑल ओवर ये चीजें जो हमने अभी समझी कि बड़े बड़े ऋण, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी अमाउंट तक के हस्ताक्षर हमें देखने के लिए मिले। वहीं पर कंपनी अपनी सहायक कंपनी यानी कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से भी पीएफसी स्वतंत्र पारेषण परियोजना आईटीपी की बोली प्रक्रिया में भी रूप में बीपीसी के रूप में कार्य करती है। यानी कि पीएफसीएल नई परियोजनाओं के लिए विशेष वाहन एसपीवी स्थापित करती है और जिन्हें बदले में सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला तो नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ अगर इतनी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर कहानी समझ आ रही है। इसके अलावा समझे तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि कर्नाटक के तुमकुर में अतिरिक्त 1.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को एकीकृत करने के लिए संचार प्रणाली विकसित करने हेतु अगस्त 2025 में ही एक नई विशेष एसपीवी का गठन भी किया गया। और तो और कुर्नूल आईवी रेजर्ट यानी कि कुर्नूल आईवी रेजर्ट से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसको संभालने के लिए एक और एसपीवी का गठन भी किया गया। कहीं ना कहीं एक्चुअल में यहाँ पर हम कंपनी के एग्जैक्टली बिजनेस को समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली कंपनी का क्या सिनेरियो फिलहाल और हाल फिलहाल में या पहले के समय में होते नजर आए। अगर हम बात करें, पीएफसी ने विद्युत क्षेत्र से भी परे अपने दायरे का विस्तार किया है, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास
SMRDA के साथ अप्रैल 2025 में भी हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन शामिल है, जिसके तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में भी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। होप सो आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली कंपनी अपने विद्युत क्षेत्र से परे भी अपने दायरे का विस्तार कर रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप इसके ज्यादा बढ़ के भी समझेंगे तो PFC ने विभिन्न राज्य सरकारें और संस्थाओं के साथ भी परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए ऋण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह वर्तमान जो फिलहाल परियोजनाएं हैं उसको जानकारी के लिए और PFC की वेबसाइटों पर भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर हम गवर्नमेंट की भी बात कर लें तो गवर्नमेंट का भी बड़ा फोकस इन चीजों पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 में ही यानी कि अक्टूबर 2025 तक गैर जीवाश्म क्षमता यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल जो कोयले से या फिर बिजली बनती है उसको, इन चीज़ों को छोड़ करके जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी 31.2 गीगावाट यहाँ पर क्षमता को हासिल किया। नवीकरणीय ऊर्जा LOA जारी होने के साथ REIA ने भी मजबूत गति प्रदान की, यानी कि भारत ने जो अपनी स्थापित बिजली क्षमता है उसका भी 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया, जो पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लगभग गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त जो स्थापित क्षमता है वो लगभग 259 गीगावाट है, जो चालू वित्त वर्ष में ही अक्टूबर 2025 तक की 31.2 गीगावाट की वृद्धि की उम्मीद है। सो इस तरह से जो पॉइंट हमें देखने के लिए मिले, जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, आप लोगों के सामने ही है। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बात कर लें, जैसे कि हमने हरित हाइड्रोजन पर बात की। अगर गवर्नमेंट के भी महत्वपूर्ण कदम की बात कर लें तो उन्होंने भी 15 कंपनियों के प्रति वर्ष 3000 मेगावाट की क्षमता प्रदान की और प्रोत्साहन राशि 4440 करोड़ रुपए प्रदान की। एक साइड पर कंपनी ने 18 कंपनियों ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद के लिए 18 कंपनियों को प्रति वर्ष 8,62,000 टन की उत्पादन क्षमता प्रदान की। रिफाइनरियों के लिए भी, जैसे कि इंडियन ऑयल कंपनी आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करती नजर आ रही है, अपनी फैक्ट्री में काफ़ी हरित हाइड्रोजन चीज़ें बनती नजर आएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद के लिए भी योजना के अंतर्गत 2 कंपनियों को प्रति वर्ष 20,000 टन की कुल क्षमता से प्रदान की। सो गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा फोकस इन चीज़ों पर बना हुआ है और एग्जैक्टली कंपनियां भी वही चाहती हैं। कहीं ना कहीं कंपनियों का बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठाए हुए है। सो यस बैंक, PFC और NBFCID जो है NABFID ने ASCME सोलर को यहाँ पर 4725 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। नई ग्रीनफील्ड वित्त पोषण योजना के तहत ASCME सोलर ने अपने 300 मेगावाट ASCME सिग्मी FDRE परियोजना के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC लिमिटेड से 216 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जिसमें 4 घंटे की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। तो यहाँ पर एक बड़ा ऋण होता नजर आया है, जो कि यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने PFC ने 216 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें यहाँ पर कंपनी ने यहाँ से पैसा जुटाया है। यहाँ पर एक बड़ा ऋण कंपनी नया ऋण करती नजर आई है, एक नया समझौता होता नजर आया है। बाकी देखिए, लंबी अवधि के लिए खरीदने लायक 5 शेयर की बात कही जा रही है, जो कि हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया ही था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट पर बात कर लें। बैंक ऑफ जापान की आशंकाएं इंडियन इंक के लिए कम लागत वाले ऋण प्रस्ताव पर मंडरा रही हैं। तो एक पॉइंट जो है कुछ समझने वाला है। हालांकि बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में 25% आधार अंकों से बढ़ाकर 0.75% करने का निर्णय देखने के लिए मिला, जो कि 3 दशकों में उच्चतम स्तर है। येन उधार पर वित्त पोषण लागत बढ़ा सकता है और बिना हेज किए गए ऋणों पर विदेशी मुद्रा नुकसान को बढ़ा सकता है, और भारतीय कंपनियां इसे कम से कम अभी के लिए सहजता से ले रही हैं। तो ब्याज दरों में कटौती होनी तो दूर, यहाँ पर 0.75% का निर्णय बढ़ता हुआ जापान में नजर आया है। सलाहकार और रेटिंग एजेंसियों ने चेतावनी भी दी है कि जो येन में उधार लेने और हेजिंग की लागत बढ़ने की संभावना। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के निदेशक सौम्याजीत नेयोगी ने कहा है कि पूंजी प्रवाह और येन में उधार लेने की बढ़ती लागत का संयुक्त प्रभाव भारतीय कंपनियों के लिए निगरानी रखने योग्य एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर टाटा स्टील या फिर अदानी समूह की कंपनियां या फिर NTPC और अन्य कंपनियां जो हैं 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के येन मूल्य का ऋण जुटा करके बैठी हैं, जिसमें से PFC, REC और NLC इंडिया ने मिलकर लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अनहेज्ड येन ऋण कम जापानी दरों पर लिए हैं। लेकिन येन की हालिया मजबूती ने उनके विदेशी मुद्रा जोखिम को बढ़ा दिया है और कुछ मामलों में संभावित मार्क टू
मार्केट नुकसान या अवास्तव कागजी नुकसान जो तब होता है जब किसी परिसंपत्ति या फिर वर्तमान बाजार मूल्य उसके दर्ज बही मूल्य से नीचे गिर जाता है, जिसके लिए वित्तीय विवरणों में इस गिरावट को दर्शाना आवश्यक हो। तो यहाँ पर पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि येन में ही 13,000 करोड़ रुपए पीएफसी ने जुटाए हैं। पीएफसी रैक और एनएलसी कंपनी ने मिलकर पैसा जुटाया है और अनहेज्ड येन जो ऋण कम जापानी दरों पर लिए हैं। लेकिन येन की क्या है, हालिया मजबूती ने उसके विदेशी मुद्रा जोखिम को बढ़ा दिया है। और एक पॉइंट और समझने के लिए मिल रहा है, वो है म्यूचुअल फंड द्वारा शेयर में दिखाया जा रहा इंटरेस्ट। 105 म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, 49 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 87 लाख स्टॉक्स का लगभग चेंज हुआ है, 87,75,100 के करीब स्टॉक्स का चेंज हुआ है, जो कि नवंबर मंथ का डाटा अपडेट हुआ है। इसमें आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं लगातार बिकवाली के दौर पर नजर आ रहा है। जून जुलाई में भी बिकवाली हुई, अगस्त में कुछ बाइंग आई है। इन समझा जाए तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में कंटिन्यूसली बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। बार भी काफी बिकवाली देखने के लिए मिली, यानी कि म्यूचुअल फंड स्टॉक पर फिलहाल निकलते नजर आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग नहीं बना रखी, काफी म्यूचुअल फंड्स बैठे हुए हैं होल्ड करके भी, लेकिन फिलहाल स्टॉक में गिरावट का सिनेरियो जो है फॉलो होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स द्वारा भी बिकवाली कंटिन्यूसली की जा रही है। अब ये भी नहीं है कि खरीदारी नहीं हुई। अगर यहाँ पर 105 मिलियन फंड ने खरीदा है तो बाइंग भी आई है। इन्वेस्टको इंडिया आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट बायर रहे हैं नवंबर मंथ में, 36 लाख से ज्यादा स्टॉक्स की बाइंग की है। क्वेंटल्स टैक्स सेवर ग्रोथ हाईएस्ट सेलर रहे हैं, जहां पर 41-42 लाख शेयर बेचे भी गए हैं। अगर मैं टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो इन्वेस्टको इंडिया, कोटक, HDFC फंड, इनके द्वारा बाइंग आती नजर आई है। काफी लाखों में स्टॉक्स खरीदे गए हैं। बंधन लार्ज मिड कैप फंड ने भी 5 लाख स्टॉक्स की बाइंग करी है। क्वेंट PSU फंड ने भी 4,62,000 स्टॉक्स की बाइंग की है। और भी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर काफी अच्छी बाइंग की है। बंधन फोकस फंड ने भी 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ने भी यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी 2 लाख स्टॉक्स खरीदे हैं। तो नो डाउट यहाँ पर बाइंग आई है, लेकिन कुछ बिकवाली क्वांटिटी वाइज ज्यादा की गई, जैसे कि DSPL टैक्स सेवर ने 21 लाख स्टॉक बेचे, HSBC वैल्यू फंड ने 18 लाख स्टॉक बेचे। अब देखिए इन्होंने स्टॉक बेचे हैं, लेकिन इनके पास और भी होल्डिंग पड़ी है क्वार्टल्स टैक्स सेवर को छोड़कर। DSPL टैक्स सेवर के पास अभी भी 48 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी पड़ी है। HSBC वैल्यू फंड की बात कर लूं तो 50 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी अभी भी इनके पास पड़ी है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बेचा है, जैसे कि HSBC फ्लेक्सीकैम फंड द्वारा भी 7-8 लाख स्टॉक्स की बिकवाली हुई है, लेकिन अभी भी 8-9 लाख स्टॉक्स पड़े हैं। कैनरा रोबोको भी 7.5 लाख स्टॉक बेचे, लेकिन 12 लाख की क्वांटिटी अभी भी पड़ी है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी बेच करके नील हो गए। म्यूचुअल फंड्स नए भी आए हैं और म्यूचुअल फंड्स द्वारा जो बिकवाली हुई है उनके पास भी अभी भी क्वांटिटी स्टॉक में पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर 2 ही चीजें क्लियर होती हैं, या तो यहाँ से ही एक बैक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हो सकता है इस महीने में म्यूचुअल फंड्स द्वारा बढ़िया बाइंग आती नजर आए। अगर स्टॉक हो सकता है नीचे के लेवल और नीचे जाता नजर आ सकता है, जहां पर नीचे की तरफ बाइंग आए, तो सिनेरियो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल म्यूचुअल फंड का डाटा जो है वो बिकवाली की तरफ देखने के लिए मिल रहा है नवंबर मंथ के आंकड़े। अब दिसंबर मंथ के क्या है वो जनवरी में ही पता चलेंगे। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड जरूर यहाँ पर होल्डिंग कुछ कम करते नजर आए, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत बढ़िया बनी हुई है। FPI FI की बात करूं तो इनके द्वारा भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। नंबर ऑफ FI भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी इंक्रीज हुई हैं, जहां पर 34 बाइंग खरीद 36 होते नजर आए। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स DI ने भी यहां पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस शेयर में बना रखी है। तो ये शेयर पे ज़्यादा होल्डिंग FI-DI की देखने के लिए मिल रही है और म्यूचुअल फंड भी स्टॉक पर इंटरेस्टेड है। यानी कि स्टॉक में ये पोजीशन, ये सिनेरियो देखने के लिए साफ है कि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। इसी वजह से स्टॉक में एक बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, बड़े प्लेयर स्टॉक पर बैठे हुए हैं। मतलब साफ है कि किसी ने फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 5-5 करके 20 बार में करे। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहे, लंबे समय में स्टॉक अच्छे रिटर्न बनाता नजर आ सकता है। लंबी अवधि के लिए खरीदने लायक 5 शेयर। तो ब्रोकरेज फर्मों ने काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बताया है, हम यहाँ पर बात करेंगे। भारत का शेयर बाजार फिलहाल वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जो मजबूती दिखाने वाले क्षेत्रों में या फिर कहीं दीर्घकालिक अवसरों की पहचान कर रही है। डिलीवरी आधारित निवेशकों के लिए अपने नवीनतम रणनीति नोट में शेर खान ने IT, पावर फाइनेंस, प्लास्टिक रिटेल और काफी सारे स्टॉक्स के बारे में चयन किया है और मजबूत बैलेंस शीट वाली और स्थिर आय अनुमान की बात की गई है। और तो और इन शेयरों में मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर अगले 12 महीनों में 12 से 56% तक की वृद्धि की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म ने काफी सारे स्टॉक्स में बात की है और सभी को ही खरीदने की सिफारिश की गई है। अगर हम इनके हिसाब से बात करें
तो पीएफसी की बात करें तो बिजली क्षेत्र में वित्त पोषण की मजबूत मांग से लगातार प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि बिजली क्षेत्र में काफी मजबूत मांग है, दैट्स वाई पीएफसी प्रॉफिट में है। और पावर स्टेशन और जो रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं हैं वहां पर भी एक महत्वपूर्ण एनबीएफसी होने के नाते कंपनी ऋण पुस्तिका की गुणवत्ता, पूंजी स्थिति और सुरक्षित ऋणों पर भी पारदर्शिता और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प बनी हुई। यानी कि शेर खान का मानना है कि राज्यों में बुनियादी ढांचे पर खर्च मजबूत रहने के कारण भविष्य में अच्छा प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है, जिसकी वजह से खरीद की रेटिंग के साथ 532 तक के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। लंबी अवधि में हो सकता है स्टॉक यहाँ पर आता नजर आए, लेकिन फिलहाल इनके द्वारा जो कहा जा रहा है यहाँ पर आएंगे लेवल या नहीं, ये तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है आप भी बता सकते, लेकिन अगर पॉइंट को समझे तो सबसे सस्ते स्टॉक यानी कि सबसे कम पी रेशो वाले टॉप स्टॉक की बात करें तो पीएफसी उनमें से एक है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो देखने के लिए मिल रहा है 4.7 पी रेशो है, जो बहुत कम माना जाता है, यानी कि स्टॉक को 111 म्यूचुअल फंड ने अपनी पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है और वैल्यू रिसर्च ने इसे 4 स्टार रेटिंग भी। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि पी रेशो भी स्टॉक का कम है और ऊपर से 111 म्यूचुअल फंड ने पोर्टफोलियो में पीएफसी को शामिल किया है। वैल्यू रिसर्च में इसे 4 स्टार रेटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ रैक की बात भी कर ले तो यहाँ पर पी रेशो इसकी भी 5.4 है और 87 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। एलआईसी की 5.4 है और 45 म्यूचुअल फंड यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल करके बैठे हैं। रेटिंग 5 स्टार की एलआईसी में देखने के लिए मिल रही है। और अगर बात करें लार्जेस्ट एनबीएफसी ग्रुप इन इंडिया, यहाँ पर मेजॉरिटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एनबीएफसी इन इंडिया। पीएफसी की हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल रेटेड एनबीएफसी कंपनी है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल फाइनेंसर है, यहाँ पर जो है इंडिया में सबसे बड़ी रिन्यूएबल फाइनेंस करने वाली कंपनी है पीएफसी। और तो और इंटरनेशनल रेटिंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। 500 फॉर्चून में बात करें दिसंबर 2024 तक तो 36 नंबर पर कंपनी आती नजर आ रही है। वहीं पर 18th इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में भी कंपनी 2025 में आती नजर आ रही है 18वें नंबर के ऊपर। इसके अलावा समझ लें तो कंपनी ने फिलहाल इंक्रीज किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझा जाए तो एक साल के कंपैरिजन में 14,397 करोड़ से कंपनी 16,816 करोड़ तक पहुंची। अगर हम ग्रोथ की बात करिए रोनियर लोन एसिड बुक के अंदर, तो कंपनी ने वहां पर भी एक बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। 30/9/2024 तक 30/9/2025 से बात करें तो जहां पर 10,39,472 करोड़ देखने के लिए मिल रही हैं, वहीं पर 11,43,369 करोड़ देखने के लिए मिल रही है। दैट मीन कहीं ना कहीं एक बड़ा जंप ईयर ऑन ईयर लोन एसेट बुक में होता हमें नजर आ रहा है। पर समझे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ में भी एक बड़ा जंप बनाया है। 1,45,158 करोड़ की बजाय 1,66,821 करोड़ तक कंपनी यहाँ पर हमें पहुंचती नजर आई है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, कंटिन्यूसली रिडक्शन होता एनपीओ एनपीए रेशो में नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए। अगर एनपीए रेशो कम होता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। नेट एनपीए रेशो की बात कर लें तो वो भी हमें 0.30% फॉर Q1 डिक्लाइन होता है 50 BPS नजर आया एक साल के मुकाबले। बात करें 2025-26 के बीच में, वहीं पर ग्रोस एनपीए भी डिक्लाइन होता सिग्निफिकेंटली नजर आया, जहां पर 117 बीपीएस नजर आया और 145% देखने के लिए मिला। और तो और कंपनी की अगर एसेट की बात कर ली जाए, नेट एनपीए रेशियो फिलहाल 0.37% देखने के लिए मिल रहा है। डिसबर्समेंट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कंपनी ने 85,000 यानी कि लगभग मोटा मोटा समझे तो 86,000 करोड़ रुपए लोन के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। एक बड़ी अमाउंट यहाँ पर सेक्शन की हुई है। एनपीए रेशो की ग्रोथ की बात करें तो 1.87 देखने के लिए मिल रहा है। रिन्यूएबल यानी कि रिन्यूएबल बुक की बात कर लें तो 15% यहाँ से इसमें अमाउंट लोन बुक किसकी है, रिन्यूएबल की है, और 76% स्टेक गवर्नमेंट का दिया गया है। लोन एसेट की बात की भी कर ली जाए तो 5,61,209 करोड़ लोन एसेट हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर हम रेटिंग्स की बात कर लें तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ईसीजी रेटिंग टाइप जो है यहाँ पर फिलहाल हमें 15.9 की देखने के लिए मिल रही है, जो कि लो रिस्क यहाँ पर दिखाता है। इसिल की बात कर ले तो वहाँ पर भी हमें 57 का रैंक देखने के लिए मिल रहा है। एनएससी ईसीजी स्कोर की बात कर लें, निफ्टी 100 ईसीजी इंडाइसिस की, तो यहाँ पर 68 का स्कोर हमें देखने के लिए मिल रहा है। S&P ग्लोबल की बात कर लें जो कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, यहाँ पर मीडियम डाटा देखने के लिए मिल रहा है।
MCI की बात कर लें, MSCI की, तो यहाँ पर भी एक ट्रिपल एसएससी बेस्ट वर्स्ट जहाँ पर रेटिंग BB देखने के लिए मिल रही है। तो नो डाउट कंपनी की रेटिंग्स भी हमें यहाँ पर लगभग सही देखने के लिए बढ़िया मिल रही हैं। वहीं पर अगर लोन बुक ग्रोथ की बात कर लूँ लास्ट 5 ईयर से, तो 2020 में जहां पर कंपनी की RE लोन बुक की बात हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, यहाँ पर 37,500 करोड़ थी, वहीं पर हमें यहाँ पर लगभग डबल होती नजर आई या फिर डबल से भी ज्यादा होती नजर आई। 84,679 करोड़ की हमें एक बड़ी ऑर्डर बुक में 5 साल में एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला। वहीं पे RE शेयर जनरेशन लोग बुक की बात कर लें तो ये भी हमें काफी बढ़िया ग्रोथ पे देखने के लिए मिल रही है, जहां पर 33% की ग्रोथ हमें यहाँ पर 2026 में क्वार्टर जो है नजर आई। वहीं पर एक पॉइंट और समझे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर लें तो 7.55 देखने के लिए मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 295 बताया जा रहा है। अर्निंग पर शेयर भी एनालाइज करें तो यहाँ पर 54.32 है। और वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर बढ़िया बना हुआ है। गवर्नमेंट का स्टेक बढ़िया है। FII भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो स्टॉक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। 10.5% से ज्यादा का स्टेक म्यूचुअल फंड का है। 19% के करीब 18% का करीब स्टेक FII का बना हुआ है। बाकी भी काफ़ी सारी जो है एम्प्लॉय हो गए या फिर इंडियन DFI हो गए, तो यहाँ पर एक बड़ा बैंक्स हो गए, उनका भी स्टेक स्टॉक में बना हुआ है। ऑल ओवर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है, अगर कंपनी के हम बिजनेस की बात करें या कंपोजिशन की बात करें लोन एसिड की, तो आप लोग देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 में कंपनी ने हर एक जगह हर एक चीज़ पे लगभग 99% ग्रोथ यहाँ पर जो देखने के लिए मिली है। अगर 99% चीज़ें देखें, जैसे कि कन्वेंशनल जनरेशन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो देखें, तो लास्ट 64,227 करोड़ थी, लेकिन वहीं पर यहाँ पर 84,679 करोड़ देखने के लिए मिली। तो एक बड़ा जंप एक साल में होता नजर आया। हाइड्रो प्रोजेक्ट में, सोलर विंड RE प्रोजेक्ट्स में एक लोन ग्रोथ एसेट जो है काफी बड़ा स्केल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर मेन पॉइंट समझे तो यहाँ पर काफी आउटलुक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बिजनेस का दिया हुआ। कल हमने जो बातें करी थी वो भी बातें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज मैंने कंपनी के कुछ बिजनेस के आपके साथ शेयर किया, तो कल की वीडियो में भी हो सकता है हम लोग फिर से कुछ बिजनेस का ही स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर के आए। अगर समझा जाए तो वर्ष 2023 के अध्ययन के मुताबिक भी पवन समेत सभी रिन्यूएबल सेक्टर में 3 लाख मेगावाट बिजली क्षमता जोड़ने के लिए $500 अरब की जरूरत थी। तो एक काफ़ी बड़ा निवेश है, ये काफ़ी भारी निवेश हुआ अगर इतना काम किया जाए तो। दैट मीन क्लियर है आगे भी अगर इतना ही सिनेरियो चाहिए तो एक बार फिर से बड़ा निवेश भी होगा। देखिए PFC में एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, वो ये है कि पीयर कंपैरिजन अगर करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो इसकी जो P रेशियो है वो 4.65 है। यानी कि पीयर कंपैरिजन में सबसे अगर 7 जो इसके पीयर कंपैरिजन में है 6 उनसे कंपैरिजन करें तो P जो है वो 4.65 देखने के लिए मिल रही है। दैट मीन इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो एक आकर्षक दाम पर मिल रहा है, जिसका मतलब है कि P रेशो के अकॉर्डिंग समझे तो स्टॉक अभी वैल्यूएशन कुछ महंगे नहीं है। और तो और समझा जाए तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट भी किया है, रेवेन्यू भी बनाया है। समझा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा करती यहाँ पर नज़र आ रही है, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हमें बढ़िया चलता नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि लास्ट 2 क्वार्टर से कम रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर कंपनी ने कोई माइनस में फंड दिखा दिया या माइनस में प्रॉफिट। देखिए कंपनी का प्रॉफिट कम ज़रूर हुआ है अगर क्वार्टर से बात करें लास्ट, तो लेकिन ये मीनिंग नहीं है कि कंपनी पैसा नहीं बना पा रही। कंपनी ने यहाँ पर भी पैसा बनाया है। और फिर अगर आप देखेंगे तो नेट NPA में भी कंपनी ने यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर कुछ लंबे समय में भी ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती साफ नजर आ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जैसे 2024 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया था, और मतलब जो 2023-24 के बीच में समा रहा उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, और कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ भी कर पा रही है। मजे की बात यहाँ पर यह कि कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, और अगर एक अच्छा रिजर्व कंपनी के पास रहता है तो बोनस डिविडेंड चीजें देनी जैसी कंपनी के लिए आसान बात रहती है। शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप लोग देख पा रहे हैं, करीब 11 लाख के करीब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। पब्लिक का स्टेक स्टॉक में बना हुआ है। DI भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। DI ने भी काफी अच्छा स्टॉक स्टेक में बनाया हुआ है, और ऊपर से FI का स्टेक भी बना हुआ है, और FI ने तो अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया भी बकायदा सितंबर में। सो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रमोटर्स की होल्डिंग के साथ, पर काफी अच्छा सिनेरियो, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया बना हुआ है। एनालिसिस की बात कर लें तो वैसे तो बाइंग के लिए ही लगभग एनालिसिस कह रहे हैं, होल्ड और बाइंग की बात कही जा रही है। डिविडेंड के लिए तो नो डाउट PFC काफी अच्छा शेयर है। अगर आप डिविडेंड वाइज देखते हैं तो कंपनी ने 5 बार फिलहाल डिविडेंड दिया है इसी साल। 3.5 रुपए के 2 डिविडेंड, फिर 2 रुपए का एक डिविडेंड, फिर 3.7 और
26 नवंबर को भी कंपनी का 3.65 का डिविडेंड देखने के लिए मिला। दैट मीन कंपनी ने 5 डिविडेंड एक साल में यहाँ पर फिलहाल दिए हैं। और कंपनी ने 2023 में 1.4 रेशो का बोनस भी दिया और 2016 में भी 1.1 रेशो का बोनस देखने के लिए मिला था। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल ने 485 तक के टारगेट दिए। मोतीलाल ओसवाल ने फिर से 24 जून को 485 के टारगेट दिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 510 तक के टारगेट दिए। मोतीलाल ओसवाल ने 8 नवंबर को फिर से 485 के टारगेट दिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने भी 480 तक के टारगेट लगभग दिए। एनालिसिस द्वारा, रिसर्च रिपोर्ट्स द्वारा देखें तो यहाँ पर एक टारगेट्स जो है एनालिसिस द्वारा दिए जा रहे हैं, 500 तक के टारगेट स्टॉक में देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। नो डाउट लंबे समय के लिए स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न बनाता नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में एक ट्रेंड जो है वो बिरिश देखने के लिए मिल रहा है। अगर 100 रुपए भी निवेश करने हैं तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहे, लंबे समय में एक अच्छी एवरेज भी बनेगी और एक अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट भी साथ में कैसे रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो वीडियो है हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करें, सीजन लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें, बड़ी बात खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के। चलिए बात कर लेते हैं स्प्लिट और बोनस शेयर के बारे में। रियल एस्टेट कंपनी की बात करें तो बड़ा ऐलान होता नजर आया है, जहां पर कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देती नजर आएगी, यानी कि 1 शेयर 5 शेयरों में बनता नजर आएगा। शेयर होल्डर्स की मंजूरी इससे पहले ही मिल चुकी है। 15 दिसंबर को शेयर बाजार को सूचना दी गई। 15 जनवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यहाँ पर अजमेरा रियल्टी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत बीएसई एनएसई दोनों को ही रेगुलेशन 48 के नियमों के साथ यहाँ पर जानकारी दी। सो यहाँ पर 1 के बदले 5 शेयर मिलते नजर आएंगे, 5 गुना हो जाएगी, यानी 1 शेयर के बदले कुल निवेश की वैल्यू उतनी ही रहेगी। एम लिमिटेड ने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयरों का तोहफा मिलने वाला है। साथ ही कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है। पहली बात करते हैं बोनस शेयर की। कंपनी हर एक मौजूदा शेयर पर 3 नए शेयर फ्री देगी, यानी कि रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर की बताई जा रही है और इस तारीख को जिनके अकाउंट में ये शेयर होगा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स में होंगे, वे बोनस शेयर के हकदार होंगे। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो स्टॉक स्प्लिट के तहत एम लिमिटेड का 10 रुपए फेस वैल्यू वाला 1 शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू 10 शेयर पे टूटने वाला है, यानी कि 1 के बदले कंपनी यहाँ पर 10 शेयर देने वाली है। इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर 2025 ही बताई गई, यानी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू दोनों का ऐलान नवंबर 2025 में हुआ था।